हाँ स्टूडेंट्स, देखिए इसमें हम देखेंगे कक्षा 12 का जीव विज्ञान जो है उसमें पौधों के जन्म वाले भाग में दिया गया है। और ये स्ट्रक्चर आप एक सामान्य जायांग जो जायांग होता है इसका कैसे संरचना होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए पुष्प के 4 भाग होते हैं और चारों भाग अगर किसी पुष्प में है तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। द्विलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिसमें चारों भाग पुष्प के होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, स्त्री केसर और पुंकेसर। अब ये जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर का जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से है कि सबसे ऊपरी भाग स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। जब परागण की प्रक्रिया होती है, कोई परागकण परागकोश से आता है तो सबसे पहले वर्तिकाग्र के ऊपर आकर बैठता है, इसलिए इस वर्तिकाग्र को मंच ऑफ पॉलन ग्रेन भी कहा जाता है। पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण, जब परागकण आता है तो सबसे पहले यहीं पर आएगा, तो इसे कहा जाता है मंच ऑफ पॉलन ग्रेन। इस इंग्लिश में से स्टिग्मा कहते हैं या हिंदी में कहिए तो वर्तिकाग्र कहते हैं। स्टिग्मा के नीचे ये जो लंबी नली है इसे कहा जाता है स्टाइल या वर्तिका कहो। स्टाइल के नीचे जो फूला हुआ भाग है इसे कहा जाता है ओवरी या अंडाशय। तो स्त्री केसर के मुख्यतः 3 भाग हो गए, ऊपर हो गया स्टिग्मा, बीच में स्टाइल और नीचे ये फूला हुआ भाग पूरा ओवरी या अंडाशय। इस ओवरी में ओव्यूल होते हैं, हिंदी में कहिए तो ओव्यूल को बीजांड कहा जाता है। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल को बीजांड भी कहा जाता है। अब ये पुष्प जिस पर लगा होता है इसके नीचे वाले भाग को कहा जाता है, ये जिस पर लगा होता है ये पूरा इस तरीके से जिस पर बैठा हुआ है इसी को कहा जाता है थैलमस या पुष्पासन। इसी थैलमस पर पूरा पुष्प लगा होता है, इसके ऊपर इधर बाह्य दलपुंज यहीं से निकला रहता है, दलपुंज भी निकला रहता है और यहीं से नर भाग यानी कि पुंकेसर भी निकलता है। तो उस सब का अध्ययन इसमें नहीं करेंगे, इसमें हम देखेंगे केवल स्त्री केसर वाला पोर्शन। ये ऊपर वाला स्टाइल स्टिग्मा हो गया, ऊपर वाला भाग स्टिग्मा हो गया, स्टिग्मा के नीचे स्टाइल और स्टाइल के नीचे ओवरी, ओवरी के नीचे थैलमस। और ये थैलमस जो है इससे लगा होता है, इसे कहते हैं वृंत या पुष्प वृंत। पूरा पुष्प इस पुष्प वृंत पर लगा होता है, तो इस नली को या एक डंठल जैसी संरचना को इसको पुष्प वृंत कहा जाता है। अब इसमें जो ओव्यूल है बीजांड है, इस बीजांड को हम यहाँ पर देखेंगे इसका बीजांड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बीजांड का स्ट्रक्चर जब इसके काट का अध्ययन करने पर पता चला कि देखिए इसमें जो होता है बैस्कुलर बंडल, ये बैस्कुलर बंडल है, बैस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम ये सब कोशिकाएं होती हैं, तो बैस्कुलर बंडल भी इसमें रहता है। इसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर है इस ऊपर वाले भाग को कहा जाता है चलाजा। चलाजा के नीचे इस भाग को कहा जाता है यहाँ पर न्यूसिलस। न्यूसिलस के इधर 2 स्तर होता है, इसको कहा जाता है इंटेगुमेंट या अध्यावरण। ये इंटेगुमेंट या अध्यावरण इसको सुरक्षा प्रदान करता है और इसके अंदर एम्ब्रियोसेक होता है। एम्ब्रियोसेक इसी इंटेगुमेंट के अंदर होता है। इस एम्ब्रियोसेक को भ्रूण कोश भी कहा जाता है, हिंदी में कहिए तो भ्रूण कोश या फिर इंग्लिश में कहिए तो एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण और सेक का मतलब कोश। एम्ब्रियोसेक यानी कि भ्रूण कोश इसके अंदर रहता है। देखिए बीजांड है, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश और इसके बाद भ्रूण कोश के बाहर यहाँ पर जहाँ पर ये द्वार होता है, इंटेगुमेंट इधर से आता है, इधर से भी 2 लेयर होता है, ये बाईटेगमिक है। बाईटेगमिक का मतलब इसमें 2 स्तर है इंटेगुमेंट का, इसलिए इसको बाईटेगमिक कहा जाता है। अगर एक ही स्तर होता तो यूनिटेगमिक होता, तो ये बाईटेगमिक है। यहाँ वाले पोर्शन को भागकर जहाँ पर मुख जैसा स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ओपन है, इसको कहा जाता है माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। इसके द्वार को कहा जाता है बीजांड द्वार या कहिए माइक्रोपाइल। यहाँ पर ये जो भाग है नाभिक कहलाता है, ये जहाँ पर ये जुड़ा है इसको कहा जाता है नाभिक। और ये जो वृंत है बीजांड वृंत को कहिए या फिर इसको फ्यूनिकल कहा जाता है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ देखते हैं।
यहाँ देखिए जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं और ये 3 कोशिकाएं कहलाती हैं एंटीपोडाल्स। ये तीनों कोशिकाएं एंटीपोडाल्स सेल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं इसको। ये एक कोशिका बड़ा बीच में होता है, ये इसे कहा जाता है सेंट्रल सेल, क्योंकि ये सेंटर में है। ये कोशिका पूरा एक कोशिका है, यहाँ से यहाँ तक सेंट्रल सेल कहा जाता है। इस कोशिका में 2 केंद्रक होता है, पोलर न्यूक्लियाई जिसे कहा जाता है या ध्रुवीय केंद्रक, चाहे इसको पोलर न्यूक्लियाई कहिए या ध्रुवीय केंद्रक कहिए। तो इसमें ध्रुवीय केंद्रक होता है। तो सेंट्रल सेल में 2 केंद्रक होता है जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। इन सब कोशिकाओं में एक ही एक केंद्रक है। ऐसे नीचे 3 कोशिकाएं होती हैं। इन दोनों कोशिकाओं को कहा जाता है साइनर्जिड या सहायक कोशिकाएं, और इसके ऊपर एक कोशिका होता है, इसे कहा जाता है एग सेल। तो ये एग सेल है या अंड कोशिका कहा जाता है इसे, और इन दोनों कोशिकाओं को साइनर्जिड या सहायक कोशिका कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं एग आपरेटस। ये दोनों एग आपरेटस संयुक्त रूप से कहलाते हैं। इसके नीचे कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है फिल्लीफार्म अपरेटस। तो इसमें 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे और 1 कोशिका बीच में हो गया। ऊपर वाले तीनों कोशिकाओं को कहा जाता है एंटीपोडाल्स, नीचे वाले तीनों कोशिकाओं में एक एग सेल है और 2 साइनर्जिड यानी कि सहायक कोशिकाएं हैं। बीच वाले कोशिका को सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। इस केंद्रीय कोशिका में 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिसे पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। जब यहाँ पर कोई माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन जिसे कहते हैं, पॉलन ग्रेन आता है, तो पॉलन ग्रेन आने के बाद उसका अंकुरण होता है। पॉलन ग्रेन का अंकुरण होता है, उसमें से पॉलन ट्यूब निकलता है। पॉलन ट्यूब आता है, उसमें 2 केंद्रक होते हैं और दोनों केंद्रक में से एक केंद्रक जाकर एग सेल से संयुक्त होता है, दूसरा केंद्रक इससे संयुक्त होता है। तो जो केंद्रक इससे संयुक्त होता है इससे भ्रूण का निर्माण होता है, और दूसरा केंद्रक एक जाकर इस दोनों कोशिकाओं से मिल जाता है। तो इस कोशिका से मिलने के बाद 3n हो जाता है। ये पहले 2n, एक यहाँ एक यहाँ, 2n हो गया, और एक केंद्रक आकर पराकर का केंद्रक मिलता है तो ये 3n हो जाता है। इससे भ्रूण पोष का निर्माण होता है, इससे भ्रूण पोष का निर्माण होता है। तो इस केंद्रक से भ्रूण पोष का निर्माण होता है। यहाँ जो एग सेल है, जब पराकर का केंद्रक इससे जाकर मिल जाता है तो ये पहले से n था, और एक केंद्रक और पराकर का मिल जाएगा तो ये हो जाता है 2n, और इसे कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया होगा और बनेगा जो जाइगोट। इससे जाइगोट बनेगा और यही जाइगोट विभाजन करके फिर एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण करेगा।